कल पूरा भारत बंद था। किसानों ने पूरा भारत बंद किया हुआ था। कोर्ट में भी नो वर्क था। तो इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? जो रिसेंटली पास बिल्स हैं, जो 3 नए फार्म बिल्स हैं, ये जो रिसेंटली पास हुए हैं, इनका इतना विरोध क्यों हो रहा है? इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? क्या इसमें ऐसा कुछ है जो नुकसानदायक है किसानों के लिए या कंज्यूमर्स के लिए? तो देखने पर पता लगा कि वाकई में ये बहुत टेक्निकल है। टेक्निकल तो है ही है, इसमें ना बरगला भी रहे हैं, क्योंकि टीवी कुछ अलग बोल रहा है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। जो लिखा हुआ है एक्ट्स में वो कुछ और है। तो जो लिखा हुआ है इनको थोड़ा सा सिंपल करके समझने की कोशिश करते हैं। तो जो 3 नए बिल्स हैं, पहले तो इन बिल के नाम देख रहे थे कि नाम क्या क्या है। पहले का नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। दूसरे का नाम है आपका द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, और वी कैन से इट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2020। तीसरा जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये पहले से ही एग्जिस्टेड बिल है, बट इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है। इनको बारी बारी से देखते हैं कि ये है क्या। तीनों बिल्स को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक जो होता है वो क्या होता है। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद क्या होता था कि किसानों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बहुत उत्पीड़न हो रहा था। जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स थे वो किसानों को हाई इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंड करते थे, और उनकी जो फसल है वो केवल और केवल इंटरेस्ट के तौर पर ही ले लेते थे, जिससे किसान बाहर नहीं आ पा रहे थे। उनका लगातार उत्पीड़न बना हुआ था। ये एक चेन बन गई थी कि उनका मूल तो आता ही नहीं था, वो ब्याज में ही अपनी जो है फसल मनी लेंडर्स को दे देते थे। अब इससे बचाने के लिए 1960s में एपीएमसी की स्थापना हुई। एपीएमसी मीन्स एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये एक एक्ट था जिसके थ्रू पूरे भारत में मंडियों की स्थापना की गई। उसमें बताया गया कि किसान अपना जो अनाज है, अपनी जो फसल है, वो मंडी में जाकर बेच सकता है। अब मंडियों में क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि किसान फसल लेके जाता है मंडी, और वहाँ पर आड़ती जो होता है वो उसकी बोली लगवाकर कि या तो फसल ट्रेडर को दिलवा देता है या वो खुद खरीद लेता है। जहाँ पर वो इनकॉम्पिटेंट होता है खरीदने में, तो वो जो फसल होती है वो डायरेक्टली ट्रेडर को दिला देता है, बट उसमें उसका बीच का कट होता है। अब ये जो आड़ती होते हैं बेसिकली मिडल मैन होते हैं। ये मिडल मैन कोई गलत वर्ड नहीं है, ये ज़रूरी भी होता है। जो ऑनलाइन शॉपिंग ये सब वगैरह अब शुरू हो गई है, पहले नहीं होती थी। तो पहले कैसे जानते थे कि किसान ट्रेडर को कैसे जानेगा? बाई आड़ती। मिडल मैन का काम ये था कि वो हमें बताएगा कि किसान कौन है, और किसान को बताएगा कि ट्रेडर कौन है। ये एक्चुअली लाइसेंस होल्डर होते हैं गवर्नमेंट के। तो इससे पहले अभी तक ये होता था। अब इन नए बिल्स के आने के बाद क्या होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो नया बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, इससे बेसिकली क्या बदलेगा? इसमें 3 मोटी मोटी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि किसान की जो जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी गई हैं। किसान अपनी फसल कहीं भी जाकर किसी भी मंडी में बेच सकता है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन है कि अभी तक किसान पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसान अपनी जो फसल है वो कहीं भी जाकर बेच सकता है। मैं भी बुलंदशहर से हूँ, तो बुलंदशहर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपनी फसल ले जाकर बेचते हैं अच्छी कीमत के लिए आज़ादपुर मंडी दिल्ली में, जिन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस आज तक नहीं है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हैं, लेकिन वो आड़तीस के ऊपर है, मिडल मैन के ऊपर है, क्योंकि वो एक ही मंडी का लाइसेंस होल्डर होते हैं। वो दूसरी मंडी में जाकर फसल नहीं खरीद सकते। उनको दूसरी मंडी में अगर फसल खरीदनी है तो उन्हें जाकर एंगेज करना पड़ेगा दूसरे के थ्रू, मतलब खुद नहीं खरीद पाएंगे। ठीक। दूसरी चीज ये कहते हैं कि ये एपीएमसी के अलावा, सरकारी मंडियों के अलावा प्राइवेट मंडियों को भी स्थापित करेंगे जो बिना टैक्स के काम करेंगी। तो अभी क्या होता है कि जो अभी एग्जिस्टेड जो एपीएमसी की मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, अस्तित्व में है, वहां पर किसान जाता है तो किसान से और सेलर से, ट्रेडर से 2 to 8% का टैक्स होता है।
ये स्टेट वाइज है, कहीं पे 2% है, कहीं 4, कहीं 8, हर जगह अलग अलग है। तो अगर बिना टैक्स के प्राइवेट मंडी लगेंगी, ठीक है सर, तो इसके लिए मेरे पास एक ही बेस्ट एग्जांपल है कि आपकी एपीएमसी की जो मंडियां हैं उनका वो हाल होगा जो आपकी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल का है। जो बीएसएनएल का हाल है वो आपकी सरकारी मंडियों का हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट मंडियां मौज करेंगी। और दूसरी चीज, इससे एक और डिमेरिट होगा कि सरकार को, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एटलीस्ट 45% जो स्टेट की रेवेन्यू है वो यहाँ से कलेक्ट होता है, सरकारी मंडियों से। इससे क्या होगा कि अगर सरकारी मंडी जब बंद हो जाएंगी और प्राइवेट मंडी आ जाएंगी तो वो तो बिना टैक्स के हैं, तो जो इनकम है गवर्नमेंट की वो बंद हो जाएगी। अब गवर्नमेंट अपनी इनकम क्यों बंद करना चाहती है, ये मेरे से ऊपर लेवल की चीज़ है, कुछ झोलमाल होगा। दूसरी चीज़, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सरकारी मंडियों में बहुत सारे पल्लेदार, मजदूर, अकाउंटेंट्स, आरतीस काम करते हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे सब होने के बाद। ठीक है। थर्डली ये बोलते हैं कि इसमें जो एक और बात बोली गई है कि फार्मर्स कैन एलिमिनेट मिडल मैन एंड सेल डायरेक्टली टू द ट्रेडर्स। तो सर, अगर आप सरकारी मंडियों को बंद करके प्राइवेट मंडी खोलेंगे जहाँ पर टैक्स भी नहीं देना है, जो नॉन टैक्सेबल है, तो आड़ती जो मिडल मैन है आपके कहने से पहले आपकी मंडी को छोड़कर प्राइवेट मंडी चला जाएगा। क्योंकि प्राइवेट मंडी के जो ट्रेडर्स हैं, मिडल मैन तो उनको भी चाहिएंगे। उनको कैसे पता है कि मैं किसान हूँ? अडानी को मिडल मैन बताएगा कि ये किसान है, अंबानी को मिडल मैन बताएगा कि ये किसान है, उनको नहीं पता है सर। तो इनकी तो आप अस्तित्व खत्म कर नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है सर। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आपका दूसरा बिल पे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है नो एमएसपी इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं होगा। ये इन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि जो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये तो अभी भी कर सकते हो आप, ये कहीं मना थोड़ी ना है भाई। आप तो किसी कोई भी आदमी, चाहे किसान हो, ट्रेडर हो, आपस में अगर आपको कंसेंसुअल हैं, आप दोनों कंसेंसस एडेडम है, दोनों तैयार हैं, तो आप अभी भी अपना फसल का कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। लेकिन इससे क्या नुकसान होगा, इससे ये नुकसान ये होगा कि हमारे देश में क्या है कि देखिए, आप बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें नहीं जानते हैं। इसमें क्या होगा कि इससे जो भारत के किसान हैं वो 85% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। ठीक है। 15% केवल किसान ऐसे हैं जिनके पास जो बड़े फार्मर्स हैं। तो अगर अडानी को, मैकडी को, बाबा रामदेव को, अंबानी को, पिज़्ज़ा हट को 2000 टन आलू या टमाटर चाहिए, गेहूं चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सीधा आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इससे, जो बड़े किसान होंगे इनसे। क्योंकि छोटा किसान इतनी फसल देने में, इतनी क्रॉप देने में सक्षम नहीं है। जब वो इनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कीमतें तय होंगी, वो कीमत 15% वाले जो किसान हैं, बड़े जो किसान हैं, वो लोग उस कीमत को तय कर देंगे। और जो नीचे वाले लोग हैं 85% जो है, उन्हें मजबूरी में अपना जो फसल है वो उस कीमत पर बेचनी पड़ेगी। ठीक। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है, मान लीजिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक डिमेरिट है कि यहाँ पर जो बायर है वो बहुत बड़ा है और जो सेलर है वो बहुत छोटा है। बायर बहुत पावरफुल है, सेलर पावरफुल नहीं है। तो जो बायर है इसके पास एक एक्सपर्ट लीगल टीम होगी जो एक बेहतरीन एग्रीमेंट बनाएगी, जो किसान के बाप के भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें लिखा क्या है। ठीक। और उसमें 2 क्लॉज होंगे, ऐसे जुरिडिक्शन क्लॉज होगा, क्षेत्राधिकार का क्लॉज, कि अगर मान लीजिए कहीं मनभेद होता है या मतभेद होता है तो जुरिडिक्शन क्लॉज जो होगा दिल्ली या मुंबई होगा, क्योंकि ये तो गांव में करेंगे नहीं।
है ना। जब वहां पर जुडिशन क्लॉज होगा और 2 लाख की फसल होगी तो किसान 2 लाख रुपए की फसल के लिए वहां नहीं जाएगा, दिल्ली या मुंबई। और अगर जाएगा भी तो इतनी फीस तो लॉयर ही ले लेंगे दिलाने के लिए, उसके बाद भी पता नहीं कि वो 2 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक। तो ये ग्राउंड लेवल की चीजें नहीं है। हाँ, दे आर फ्री, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज नॉट बैड, इट्स ए गुड थिंग। बट इसमें लिटरेसी बहुत बड़ी मायने वाली चीज है। ठीक है सर। उसके बाद थर्ड एक्ट पे आ जाते हैं कि थर्ड एक्ट क्या है। थर्ड एक्ट है आपका होर्डिंग, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है। इसमें एक होर्डिंग भरसाल बोलते हैं उसे, कि मतलब स्टॉक कर लेना, इसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था कि लोग पहले जो खाने पीने और जीने की चीजें हैं जिनके बिना लाइफ चलनी असंभव है, उन चीजों के स्टॉक करने पर रोक लगा दी गई थी। एक लिमिटेड स्टॉक कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। अब अगर वो अब इसमें क्या किया गया है, इसमें इन्होंने किया है कि वो जो रोक थी वो उस पर ढील दे दी गई है कि आप उसमें स्टॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे सर ब्लैक मार्केटिंग होगी, और जिस चीज के लिए ये एक्ट आया था वो मायने खत्म हो जाएंगे। इस एक्ट की फिर जरूरत क्या रह गई है ना। और दूसरी चीज इसमें क्या होगा, इसमें आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशन होगा प्राइसेस का, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। ये बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो ये करेंगे कि वो सारी फसल खरीद लेंगे अच्छे रेट्स पर पहले, उसके बाद सप्लाई करेंगे कम। सप्लाई कम करने के बाद वो नेक्स्ट क्रॉप ईयर पर इतनी फसल स्टॉक में रखेंगे कि उस ईयर को झेल लें। उनके पास जब नेक्स्ट क्रॉप ईयर पर किसान पहुंचेगा अपनी फसल लेकर, तो वो बोलेंगे कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, हम आपकी फसल इस रेट पर नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इतनी सप्लाई नहीं है। तो किसान को मजबूरन जो वो प्राइस बोलेंगे उस प्राइस पर वो बेचना पड़ेगा। तो किसान से वो कम प्राइस पर लेकर ज्यादा प्राइस पर कंज्यूमर को बिकेंगे। इसमें इसमें कौन मजे लेगा, इसमें मजे लेंगे प्राइवेट प्लेयर्स। तो ये जो बिल्स हैं ये नॉट ओनली फॉर फार्मर्स, इवन फॉर द कंज्यूमर्स ये बहुत खतरनाक है। तो कंज्यूमर अभी समझ नहीं रहा है कि उसके संग होगा क्या। उसके संग वही होगा जो बीएसएनएल के साथ हो रहा है और जो आप जियो में, एयरटेल में, इन सब में कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद लीगली आ जाते हैं कि लीगली क्या हो सकता है। इसमें लीगली इनके पास पावर्स हैं भी या नहीं है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। देखिए, प्राइवेट मंडियों को स्थापित नहीं करना चाहिए। प्राइवेट मंडियों को स्थापित करने की बजाय आपकी जो खुद की एपीएमसी मंडीज हैं उसमें रिफॉर्मेशन करनी चाहिए, उसमें जो है बदलाव लाने चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो एमएसपी है आपका, उसको लीगलाइज बना देना चाहिए किसानों के लिए। चाहे आप मंडी में बेचें, चाहे आप बाहर बेचें, कहीं भी बेचें, आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम तो नहीं बेचेंगे। मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो उसको लीगल राइट कर देना चाहिए। अभी क्या होता है कि आपने 22 फसल का वादा किया हुआ है कि आप 22 फसल पर एमएसपी देते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में आप सिर्फ 2 फसल पर अभी तक देने में कामयाब हुए हैं, वो भी मात्र 5 से 6% किसानों को। 2 फसल कौन सी है, गेहूं या चावल। ठीक है। छोटे किसान क्या करते हैं, छोटे किसान को एमएसपी, आप छोटे किसान एमएसपी क्यों नहीं लेते हैं, वो इसलिए नहीं लेते हैं सर क्योंकि आपके जो एमएसपी के पैसे हैं वो पता नहीं कब तक आएंगे। 1925 रुपये का रेट आपने फिक्स कर दिया, वो पता नहीं कब तक आएंगे। अब ऐसे में किसान क्या करेगा, किसान को चाहिए आज, वो आज बेचेगा। आपका 1925 का रेट है, बट वो उससे छोटा वाला जो आड़तीस हैं वो खरीद लेते हैं 1800 में, और वो आगे एमएसपी पर या जैसे चाय बिके। ठीक है। तो एमएसपी को जो है लीगल राइट बना देना चाहिए। इसके बाद लीगली हम बात करते हैं तो सेंटर के पास पावर्स ही नहीं है ऐसे लॉज बनाने की, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्करेंट 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल के 2nd लिस्ट में 14th एंट्री पर जो लॉज एंट्री दी गई है उसमें एग्रीकल्चरल लॉज जो है उनकी बनाने की, उनको अमेंड करने की जो पावर्स हैं वो स्टेट के पास है। 3 लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट है सेंटर की, सेकंड है स्टेट की, और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर मिलकर बनाएंगे। ठीक है सर। लेकिन आप क्या करेंगे,
आप वहाँ पर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी तरफ से मोड़ लेंगे और 248 में जो है जाकर रेजिडरी पावर्स हैं कि जहाँ पर जो मेंशन नहीं है उसकी पावर्स स्टेट सेंटर ले लेगा। वो भी नहीं करेंगे तो आप 249 में चले जाएंगे आर्टिकल में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात होती है तो लॉज को आप बनाएंगे, सेंटर बनाएगा। और नेशनल इंटरेस्ट वर्ड को तो आप कहीं भी फिट करने में माहिर हो। तो सर आप इसको सेव कीजिए, देखिए। मेरे हिसाब से तो ये है किसान बिल वाकई में नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स बट ये नुकसानदायक है कंज्यूमर्स के लिए भी।